हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम 29 जनवरी के शिफ्ट 1 के केमिस्ट्री सेक्शन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो देख सकते हो हर पेपर की तरह इसमें भी क्लास 12th का वेटेज ज़्यादा है, क्लास 11th का वेटेज कम है। तो हम फिर से बोलेंगे, अगर क्लास 11th के एंड में आपका क्लास 11th वीक हो गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 12th में अच्छे से मेहनत करो, आपका क्लास 11th भी कवर अप हो जाएगा। फिर है ब्रेकअप फिजिकल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का। तो आप देख सकते हो इसमें इनऑर्गेनिक का वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो वही चीज़ फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, आप इनऑर्गेनिक को नेग्लेक्ट नहीं कीजिए। बहुत बच्चे केमिस्ट्री में केवल फिजिकल ऑर्गेनिक पे ध्यान देते हैं, इनऑर्गेनिक छोड़ देते हैं कि बहुत उसमें याद करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और 37% का मतलब ही 11 क्वेश्चन है ना। और एनसीईआरटी आप ढंग से पढ़ोगे तो 11 में से 11 क्वेश्चन आपका सही होगा। तो प्लीज डू नॉट नेग्लेक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल ऑर्गेनिक पे तो फोकस कीजिए ही, इनऑर्गेनिक को भी नेग्लेक्ट नहीं कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, जैसे हर वीडियो हम डेटा दे रहे थे। इस शिफ्ट में जो केमिस्ट्री का बात करें तो 99 परसेंटाइल 63 मार्क्स पे था। ध्यान रखिएगा, इस शिफ्ट में केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल 63 मार्क्स पे था। मतलब हम पेपर को इजी टू मॉडरेट कहेंगे, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते हैं। और ओवरऑल का बात करें तो ओवरऑल 99 परसेंटाइल 168 मार्क्स पे है। मतलब ये 24 जनवरी की तरह ही है, यानी कि पेपर थोड़ा टफ होगा, क्योंकि जब 29 जनवरी को 99 परसेंटाइल 168 पे है तो इसका मतलब फिजिक्स और मैथ सेक्शन यानी कि टफ होगा, क्योंकि केमिस्ट्री सेक्शन तो इसका इजी टू मॉडरेट है। तभी ओवरऑल कट ऑफ थोड़ा गिर गया। क्योंकि याद होगा आपको 25 जनवरी को हम आपको बताए थे, 25 जनवरी वाले शिफ्ट में 99 परसेंटाइल 185 के अराउंड गया था। तो यहाँ 168 है, मतलब पेपर का टफनेस थोड़ा बढ़ गया है। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिख रहा ग्राफ सी पर चल रहा है, स्टेट्स ऑफ मैटर रियल गैस है। फॉर 1 मोल ऑफ गैस द प्लॉट ऑफ पीवी वर्सेस पी एस सोन बिलो। पी इज द प्रेशर इन बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर एट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए को आप लो प्रेशर रीजन बोल सकते हो, वेरी लो प्रेशर नहीं लेकिन लो प्रेशर। तो अब वॉन्डरवॉल इक्वेशन, 1 मोल गैस है तो वॉन्डरवॉल इक्वेशन हो जाएगा P प्लस A बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। ये 1 मोल के लिए है फॉर 1 मोल ऑफ गैस। और लो प्रेशर पे वॉल्यूम ज़्यादा होता है, आपको पता है, लो प्रेशर वॉल्यूम हाई। तो वॉल्यूम हाई का मतलब V माइनस बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V हो जाएगा, क्योंकि B छोटा वैल्यू होता है। अब पुट सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तो करेंगे पी वी प्लस ए बाई वी इक्वल टू आर टी। पी वी इक्वल टू हो जाएगा आर टी माइनस ए बाई वी। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है पी वी अपॉन आर टी, तो दोनों साइड आर टी से डिवाइड करेंगे तो जेड इक्वल टू पी वी बाई आर टी हो जाएगा 1 माइनस ए बाई आर टी वी, 1 माइनस ए बाई आर टी वी, फर्स्ट ऑप्शन। तो इसको ध्यान रखिएगा वैसे कि लो प्रेशर पे जेड लेस देन 1 होता है और हाई प्रेशर पे जेड ग्रेटर देन 1 होता है। तो ग्राफ से ही पता चल रहा है, हाई प्रेशर पे जेड ग्रेटर देन 1, लो प्रेशर पे जेड लेस देन 1। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा। इसको हम मॉडरेट क्वेश्चन कहेंगे, है ना। इजी नहीं है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में उतना डिस्कस किया नहीं है जेड का वेरिएशन पी से, है ना। और डिफिकल्ट है नहीं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं है, तो मॉडरेट क्वेश्चन है। बस कॉन्सेप्ट यही था कि लो प्रेशर पे वॉल्यूम ज्यादा, तो V माइनस बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम से है। क्या लिख रहा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज लैम्डा, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज ऑफ हीलियम प्लस आयन। तो एक चीज ध्यान रखना, लैम्डा अगर मिनिमम हो, लैम्डा अगर मिनिमम हो तो n टू इन्फिनिटी होता है। आप पढ़े हो वो फॉर्मूला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कि 1 बाई लैम्डा होता है RH इंटू 1 बाई N1 स्क्वायर
माइनस 1/n2² इंटू जेड स्क्वायर। तो इसको ध्यान रखना कि अगर लैम्डा मिनिमम हो तो n2 इन्फिनिटी होगा, तो लाइन है ना। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का लैम्डा दिया है तो वैल्यू पुट कर देते हैं 1/λ RH। लाइमेन है तो n1 1 होगा, ये तो इन्फिनिटी है 0 हो जाएगा, इंटू इन्फिनिटी है 0 हो जाएगा, और हाइड्रोजन एटम है तो 1 हो जाएगा, है ना। तो आपको एक तरह से ये सोच लो लैम्डा इक्वल टू आ गया 1/RH। लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया 1/RH। यहाँ पे लैम्डा दिया ना तो लैम्डा 1/RH है, यानी कि ये यही कर सकते हो RH इक्वल टू 1/λ है। दूसरा पूछ रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए होना चाहिए नियरेस्ट लाइन। क्या होना चाहिए नियरेस्ट लाइन। तो अब चलो देखते हैं उसमें चेक करते हैं बाल्मर सीरीज में 1/λ इक्वल टू RH इंटू बाल्मर के लिए n1 2 होगा तो 1/2 का स्क्वायर, और नियरेस्ट होना चाहिए तो 3 का स्क्वायर। नियरेस्ट के लिए 3 से 2 ट्रांजिशन होगा, और हीलियम प्लस है तो Z2 कर दो, 2 का स्क्वायर 4, है ना। ये लैम्डा डैश कर दी है। RH 1/λ कर दो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1/4 माइनस 1/36 1/4 माइनस 1/9 तो क्या हो जाएगा आपको 5/36। तो 1/λ डैश हो जाएगा। RH को 1/λ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम, RH यहाँ 1/λ इंटू ये है आपको क्या 9 माइनस 4 अपॉन 36, तो 5/30 इंटू 5/9 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो लैम्डा डैश हो जाएगा 9λ/5। सेकेंड ऑप्शन। मॉडरेट क्वेश्चन कहेंगे क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन था, डिफिकल्ट तो नहीं है, कोई डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें ट्रिक यही है, याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मिनिमम वेवलेंथ रहे तो n2 इन्फिनिटी, और मैक्सिमम वेवलेंथ रहे तो n1 प्लस 1, ये याद रखना। अगर मैक्सिमम वेवलेंथ रहे तो n2 n1 प्लस 1 होगा। n1 डिपेंड करेगा कौन से सीरीज है, लाइमन बाल्मर पास्चन या, ठीक है ना। तो ये मॉडरेट क्वेश्चन था, आंसर होगा 9λ/5। नेक्स्ट क्वेश्चन लगातार, हाँ ये सरफेस केमिस्ट्री क्वेश्चन लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशन वुड कोगुलेट द कोलाइडल सॉल्यूशन फाउंड व्हेन FeCl3 इज एडेड टू NaOH। एक चीज याद रखना, FeCl3 को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालते हैं तो मिलता है FeOH होल थ्राइस, और FeOH होल थ्राइस और NaOH दोनों में OH माइनस आयन कॉमन है, तो ये नेगेटिव सोल होता है। क्या होता है नेगेटिव सोल। आपको दिया होगा प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में, ये मेथड है, तो ये नेगेटिव सोल है। अब नेगेटिव सोल है तो इसको क्या करना, कोगुलेट के लिए पॉजिटिव आयन चाहिए, और पॉजिटिव आयन चाहिए तो इसके लिए लगेगा हार्डी-सूजल रूल। मतलब हार्डी-सूजल रूल क्या है कि कटायन पे चार्ज ज्यादा तो कोगुलेटिंग पावर ज्यादा। तो चेक करते हैं कटायन मतलब Al3+, है ना, और अमाउंट से भी क्लियर है, अमाउंट से भी देख सकते हो मिलीमोल से, अमाउंट से भी क्लियर। इसमें Al3+ चार्ज है ना, जिसका कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। बाकी में Na+ कैल्शियम आयन कैल्शियम आयन। तो Al3+ का नेगेटिव सोल के लिए कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होता है, और अमाउंट भी इसका ज्यादा है 10 ml इंटू 0.2 मोल। तो यही होगा आंसर, है ना। तो ये सरफेस केमिस्ट्री क्वेश्चन है। आप देख सकते हो अभी तक जितना भी शिफ्ट हुआ है सब में सरफेस केमिस्ट्री से एक एक क्वेश्चन तो है ही, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ट्रिक यही था कि फेरिक क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालोगे तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, और फेरिक हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH माइनस कॉमन है तो नेगेटिव चार्ज आएगा। एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन्ड है। मॉडरेट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाईएस्ट फॉर, अरे हाइड्रोजन, एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। ये फैक्ट है, डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया है। पी ब्लॉक ग्रुप 17, पी ब्लॉक ग्रुप 17। फ्लोरीन का थोड़ा कम इसलिए हो जाता है ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। फ्लोरीन का कम हो गया क्लोरीन ब्रोमीन से ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, तो आंसर होगा क्लोरीन का। ये इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पढ़ते हो तो हो जाना चाहिए, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
द रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग द मोन्ड प्रोसेस। मोन्ड प्रोसेस में निकल के लिए होता है भाई, निकल की रिफाइनिंग के लिए होता है। एनसीईआरटी के मेटलर्जी चैप्टर में साफ साफ दिया है मोन्ड प्रोसेस और वान आर्केल है ना, पहले मोन्ड है फिर वान आर्केल है। बहुत इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट होगा इजी क्वेश्चन। ये और वान आर्केल बहुत पूछता है ना। उससे ऊपर है मोन्ड प्रोसेस, जोन रिफाइनिंग, इनको देख लीजिएगा है ना। एनसीईआरटी फिर से बोल रही है इनऑर्गेनिक नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से। देखो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following compounds can enhance the efficiency of hydrogen storage tank? एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है हाइड्रोजन चैप्टर में, सोडियम निकेल अलॉय या टाइटेनियम हाइड्राइड अलॉय या मैग्नीशियम हाइड्राइड अलॉय। डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हम इसको मॉडरेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लोग हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ना पसंद नहीं करते, वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, है ना। मॉडरेट इसलिए क्योंकि लोग हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ना पसंद नहीं करते। ठीक है, इजी क्वेश्चन, इजी तो मेरे लिए है ना, वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट है। आपके लिए मॉडरेट हो सकता है क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो एनसीईआरटी। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन इंथैल्पीज इज। हाइड्रेशन इंथैल्पी याद रखिएगा, हाइड्रेशन इंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। हाइड्रेशन इंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन आयनिक रेडियस। तो चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा किस पे होगा? सबसे ज्यादा चार्ज इस पे होगा क्योंकि इसका चार्ज ज्यादा, और मैग्नीशियम का साइज कैल्शियम से क्या होता है? कम होता है। तो Mg2+ फिर Ca2+, मतलब C के बाद E। और सबसे कम किसका होगा? सबसे कम होगा सीजियम आयन का, क्योंकि सीजियम आयन पे चार्ज सबसे कम, साइज सबसे बड़ा। और लास्ट में डी, फोर्थ ऑप्शन होगा। अच्छा हाँ, सी के बाद ई और लास्ट में डी, फोर्थ ऑप्शन। बाकी तो आप देख ही लोगे, है रुबिडियम आयन और पोटेशियम आयन। रुबिडियम का पोटेशियम से क्या होगा? कम होगा, क्योंकि रुबिडियम का साइज बड़ा होता है। तो ए का बी से ज्यादा सही है, फोर्थ। तो याद रखिएगा हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी होता है, और चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन आयनिक रेडियस। चार्ज डेंसिटी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अपॉन आयनिक रेडियस। मॉडरेट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। लिथियम ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड एंड पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। देखिए कटायन से मतलब होता नहीं है, खासकर एस ब्लॉक वाले में। एस ब्लॉक के कंपाउंड में मैग्नेटिक बिहेवियर कटायन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि सारे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, अनायन पे डिपेंड करता है। तो देखते हैं, पहले में ऑक्साइड है, ऑक्साइड का ऑक्टेट कंप्लीट, ये होगा डायामैग्नेटिक। याद रखिएगा हर एक नोबल गैस में एक भी अनपेयर्ड नहीं होता नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में, तो डायामैग्नेटिक। O2 2- आप MOT से देख लोगे, ये डायमैग्नेटिक होता है। अब MOT आपको पता होगा, सिग्मा है ना, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। बॉन्डिंग से चेक कर लीजिएगा, O2 2- में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, ये डायमैग्नेटिक है। और सुपर ऑक्साइड KO2 में O2 2- है, O2- है, K+O2-, ये सुपर ऑक्साइड है। इलेक्ट्रॉन ही गिन लो, 17 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन गिन लो, 8 × 16 + 1 17। और ऑड इलेक्ट्रॉन हमेशा पैरामैग्नेटिक, ये याद रखिएगा। ऑड इलेक्ट्रॉन हमेशा पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि ऑड है ना, 2 से डिवाइड करोगे कभी पेयरिंग होगा ही नहीं, एक बच ही जाएगा हमेशा। तो क्या हो गया? डाया डाया पैरा। कहाँ ऑप्शन है? डाया डाया पैरा, फोर्थ। ठीक है, ये भी मॉडरेट क्वेश्चन था, है ना। सब डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, मतलब जो बच्चा एनसीईआरटी में ढंग से पढ़ेगा अभी तक सारा क्वेश्चन कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ऑब्टेन्ड बाय ओस्टवाल्ड्स मेथड। याद रखिएगा ओस्टवाल्ड मेथड नाइट्रिक एसिड बनाने का मेथड है। पी ब्लॉक में ग्रुप 15 का क्वेश्चन है। पी ब्लॉक ग्रुप 15 ओस्टवाल्ड मेथड से नाइट्रिक एसिड बनता है। चलो देखते हैं। ए ऑब्टेन्ड बाय ओस्टवाल्ड मेथड इन्वॉल्विंग एयर ऑक्साइड। अच्छा, अमोनिया के ऑक्सीडेशन से एनो बनता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस में, तो ANO हो गया, ANO हो गया, खत्म हो गया भाई, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। एक ही ऑप्शन में ANO है ना। फिर भी चलो देखते हैं, क्वेश्चन से खत्म हो गया। फिर NO के ऑक्सीडेशन से NO2 बनेगा, और है ना NO2 को वाटर में डाल दोगे तो नाइट्रिक एसिड,
और HNO2। ठीक है, तो 3 होगा, बहुत इजी है। ऑप्शन ही इस तरह से बनाया है ना कि जो बच्चा ओस्टवाइल्ड प्रोसेस पढ़ा होगा उसे तुरंत हो जाएगा। ऑप्शन बहुत इजी बनाया गया है। हम मॉडरेट क्वेश्चन कहेंगे, रीजन वही है, बच्चे पी ब्लॉक ये सब इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से पढ़ना पसंद नहीं करते। प्लीज इनऑर्गेनिक को नेग्लेक्ट मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज कोबाल्ट का दिया है, और पूछ रहा था मेटल आयन विच कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूटेड एसिड। एक चीज याद रखिएगा, एनसीईआरटी डी&ए ब्लॉक में साफ साफ दिया हुआ है, अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो मेटल आयन है ना एसिड से हाइड्रोजन गैस दे सकता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो मेटल आयन एसिड से हाइड्रोजन गैस दे सकता है। तो किनका नेगेटिव है भाई? वेनेडियम और क्रोमियम का, वेनेडियम और क्रोमियम का। ठीक है, थर्ड हो जाएगा। ये याद रखिएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है तो मेटल आयन एसिड से हाइड्रोजन गैस दे सकता है। डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसके लिए ई नॉट सेल करने की जरूरत नहीं है। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, वैसे उससे भी हो जाएगा, वो बड़ा मेथड है। ये डायरेक्ट फैक्ट है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव तो मेटल आयन एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस देता है। चलिए नेक्स्ट क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ स्मॉग। स्मॉग का मतलब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत फेमस है, क्या दिया है? NO2 इज प्रेजेंट इन क्लासिकल स्मॉग, गलत है। बोथ NO2 एंड SO2 प्रेजेंट इन क्लासिकल स्मॉग, याद रखिएगा रिड्यूसिंग स्मॉग होता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। फोटोकेमिकल स्मॉग है, ये सही है, थर्ड। फोटोकेमिकल स्मॉग में लार्ज कंसंट्रेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होता है, एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन्ड है, थर्ड होगा। इसको हम फिर से मॉडरेट क्वेश्चन दे रहे हैं। मॉडरेट इसलिए क्योंकि लोग एनसीईआरटी का इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ना नहीं चाहते। वैसे क्वेश्चन तो ये हम बोलेंगे जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ता है उसको तो ईजी है, बहुत फेमस है। स्मॉग से क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं तो पता होना चाहिए अब तो। ठीक है, ये गलत है। क्लासिकल स्मॉग है हाई कंसंट्रेशन में, ऑक्सीडाइजिंग नहीं रिड्यूसिंग होगा, यहाँ रिड्यूसिंग होगा, ऑक्सीडाइजिंग नहीं होगा। आंसर थर्ड सही है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अगला क्वेश्चन क्या है? काइडल कॉम्प्लेक्स फाउंड इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज हियर EN इक्वल इथिलीन डायमीन। नहीं, ये गलत। सिस PtCl2, यहाँ पहला ही सही है, पहला ही सही है। एनसीईआरटी में देखिएगा, ये एनसीईआरटी में एग्जांपल साफ साफ दिया है, बिल्कुल सही है। देख लो, बना लेते हैं स्ट्रक्चर भी। PT है ना, ऐसे कर दो, EN इधर कर दो Cl, इधर कर दो Cl, है ना। आप पूरा कॉम्प्लेक्स को ब्रैकेट में डाल दो, 2 पॉजिटिव कर दो, है ना। तो इसमें देख सकते हैं कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, इस स्ट्रक्चर में कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। डायरेक्ट एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी में यही एग्जांपल ही दिया हुआ है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। तो आंसर 1 होगा। ये इजी क्वेश्चन कहेंगे, इजी इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो सब लोग पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और एनसीईआरटी से डायरेक्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी चेंज नहीं किया है, तो इजी क्वेश्चन। और पहला ऑप्शन ही था। काइरल का मतलब है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर फॉर द गिवन प्रायोरिटी। चलिए ठीक है, यह हेलोल किन का लग रहा है, क्या है देखें। एक चीज याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट का बात कर रहा है, मोलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, सबको पता है, सही है। 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, सही है। चलो डेंसिटी, चलो बॉइलिंग पॉइंट कहीं पहले देखते हैं, डेंसिटी बाद में देखेंगे। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। हाँ, एक भी ध्यान रखिएगा, ये ब्रांचिंग से सरफेस एरिया घटता है, तो ब्रांचिंग से सरफेस एरिया घटता है तो सरफेस एरिया घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा, तो ये गलत है। ठीक है, फिर क्या है? ई सही है, ई बिल्कुल सही है, ई बिल्कुल सही है, आपको देख सकते हो यहां ब्रांचिंग हो रहा है, ब्रांचिंग से सरफेस एरिया घट रहा है, सरफेस एरिया घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। अच्छा नहीं, एक चीज
ये तो सही है। इसमें देखिए ब्रोमीन का नंबर बढ़ा रहा है, हम बाई चांस हम ब्रांचिंग देखिए ये नहीं देखे, यहाँ ब्रोमीन का मास बढ़ा दे रहा है, 3 ब्रोमीन है, 2 ब्रोमीन है, 1 ब्रोमीन है। क्वेश्चन में काफी दिमाग लगाया है। हम केवल ब्रांचिंग देखें, इस चीज को भूल गए कि 3 ब्रोमीन है, 3 ब्रोमीन, 2 ब्रोमीन, 1 ब्रोमीन। तो ऑब्वियस है ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80 होता है, तो ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80 होगा, तो ऑब्वियस है मोलर मास बढ़ रहा है, मोलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा ही। तो ACE अभी तक तीनों सही है। ACE बॉइलिंग पॉइंट से कहानी देखते हैं किस में है, ACND। चलो सेकंड ऐसे ही खत्म हो गया, बॉइलिंग पॉइंट से खत्म हो गया। डेंसिटी की जरूरत पड़ा नहीं। वैसे डेंसिटी के लिए याद रखिएगा, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम से देखते हैं, लेकिन यहाँ बॉइलिंग पॉइंट से ही हो गया तो हम उसी में रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा ACE 2 फैक्टर याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट का। मोलर मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और मोलर मास सेम है तो सरफेस एरिया घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, और सरफेस एरिया घटता है ब्रांचिंग से, ब्रांचिंग ज्यादा तो सरफेस एरिया कम। ठीक है, एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है। नेक्स्ट क्या है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके फॉर द फॉलोइंग फिनोल्स। चलो ये तो पढ़े हो आप, पीके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। इज डायरेक्टली, है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I। -I ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर ज्यादा तो -I ग्रुप होना चाहिए, +I रहेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। चलो ऑप्शन देखते हैं। 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल, 2,4 का मतलब है ऑर्थो पैरा पे, बिल्कुल सही है। अब नाइट्रो है तो -I है, वेरी गुड। 4 नाइट्रोफेनॉल तो केवल पैरा पे है, -I है। 2,4,5 ट्राई मिथाइल है, मिथाइल का मतलब है आपको +M ग्रुप है, +M, या -I की जगह ये भी लिखना चाहिए था, -M भी लिखना चाहिए था। ये +M है तो +M तो एसिडिक बहुत घटा देगा। 3 क्लोरो, क्लोरो मतलब -I है ना, तो 3 है ना, 3 का मतलब है मेटा पोजीशन। अब बना के देख लो, 1 2 3, 3 क्लोरो है, 3 मतलब मेटा पोजीशन, मेटा पे तो मुझे मेरे को नहीं लगता, मेटा पे इंडक्टिव लगेगा। तो सबसे ज्यादा होगा 2,4, मतलब 1 सबसे ज्यादा एसिडिक है आपको, 1 सबसे ज्यादा एसिडिक, 1 है मोस्ट एसिडिक। फिर क्या है 1 के बाद, 1 के बाद आपको होगा 4, 4 के बाद होगा आपको एसिडिक का बात करें 3, और उसके बाद होगा 2। ये है एसिडिक ऑर्डर। तो उल्टा करेंगे, पीके का तो हो जाएगा, पीके का ऑर्डर देख लो, 1 लेस देन 4 लेस देन 3 लेस देन 2, 2 का पीके सबसे ज्यादा, फिर 3 का, 2 का सबसे, नहीं एक मिनट, 1 का सबसे ज्यादा एसिडिक, एक मिनट सॉरी 4, एक मिनट, 1 सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर 4 मतलब ऐसे देख रहे हैं, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखते हैं। 1 के बाद होगा 2 का, ऑप्शन देखना चाहिए था छोड़िए हमको, 1 2, 2 के बाद होगा 4 ऑप्शन, और उसके बाद होगा 3 ऑप्शन। ये ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। तो पीके का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, 1 का पीके सबसे कम, 1 के बाद 2 का पीके सबसे कम, उसके बाद 4 का पीके सबसे कम, उसके बाद 3 का पीके सबसे कम, सबसे ज्यादा, है ना। तो 1 का पीके सबसे कम और 3 का पीके सबसे ज्यादा, तो 2 का पीके 1 से ज्यादा है, 4 का पीके, 4 ऑप्शन का पीके आपको 2 से ज्यादा है, और 3 ऑप्शन का पीके सबसे ज्यादा है। थोड़ा इसमें पीके एसिडिक स्ट्रेंथ में थोड़ा नाम ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए थे हम, है ना, ध्यान रखिएगा। ये मोस्ट एसिडिक होगा और ये लीस्ट एसिडिक होगा, ठीक है, थोड़ा नाम ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए थे, बाकी इजी क्वेश्चन। तो ये याद रखिएगा, -I या -M आपको एसिडिक बढ़ाएगा, पीके घटाएगा, +I+M एसिडिक घटाएगा, पीके बढ़ाएगा, ठीक है। इसको हम कहेंगे मॉडरेट क्वेश्चन, डिफिकल्ट तो नहीं बोलेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
मैच द कॉलम करना है। हॉफमैन डिग्रेडेशन, तो हॉफमैन तो A का 3 होगा, सबको पता है Br2NaOH होता है। क्लेमेंसन जिंक अमलगम कॉन्क HCl, B का 4 हो जाएगा। A का 3 B का 4 किस में है? A का 3 B का 4 दो ऑप्शन में है। फिर चलो देखते हैं क्या निजारों के लिए C का 1, A का 3 C का 4 D, हाँ ये हो गया, थर्ड होगा। लास्ट में रीमर टीमन तो CHCl3NaOH, ये तो पता ही है सबको, इजी क्वेश्चन था ये, सारे फेमस रिएक्शन है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट फिर से लगता है क्लेमेंसन रिडक्शन पे ही क्वेश्चन। क्लेमेंसन रिडक्शन में 2 क्वेश्चन आ गया इस पेपर में। क्या है देखते हैं। कंपाउंड है उसका पहले क्लेमेंसन कर रहे हैं, चलो ऑप्शन चेक करते हैं। भाई ऑप्शन बहुत इजी बनाया है, ऑप्शन से ऐसे ही हो गया थर्ड, क्योंकि आपको पता है क्लेमेंसन रिडक्शन में एल्डिहाइड कीटोन है CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये C डबल बॉन्ड O है, ये तो CH2 में कन्वर्ट होगा ही, तो सब में OH है, तो ऐसे ही गलत हो गया। तो ध्यान रखिएगा, बता देते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन से एल्डिहाइड कीटोन रिड्यूस हो जाएंगे और LiLH छोड़ एसिड अमाइड को रिड्यूस कर देगा CH2NH2 में, CONH2 रिड्यूस हो जाएगा CH2NH2 में विथ LiAlH4, यानी कि थर्ड ऑप्शन। जिसने ऑप्शन बनाया ढंग से बनाया नहीं, वही क्लेमेंसन से ही क्वेश्चन हो गया, LiLH4 की जरूरत ही नहीं पड़ा। इसलिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऑप्शंस भी अच्छे से बनाना चाहिए, नहीं तो बच्चा एक भी रिएक्शन पता है तो कर देगा। इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, बोरेक्स बीट लग रहा है, बोरोन दिख रहा है हमको। ड्यूरिंग द बोरेक्स बीट टेस्ट नाम से क्लियर हो गया। तो देखो क्या होता है, कॉपर सल्फेट है, हीट करोगे तो मिलेगा CuO प्लस SO3, और याद रखना CuO B2O3 के साथ देता है कॉपर मेटाबोरेट का ब्लू कलर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। क्लास 11th P ब्लॉक ग्रुप 13, इजी क्वेश्चन। बोरेक्स बीट टेस्ट काफी फेमस है, ये आना चाहिए आपको। बोरोन पूरा ग्रुप ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप 13 में बोरोन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर पढ़िएगा NCERT से। इजी क्वेश्चन है क्योंकि बोरेक्स बीट टेस्ट बहुत फेमस टेस्ट है, ई होगा, क्योंकि ऑप्शन भी बहुत इजी बनाया है, एक ही में BO2 है, बाकी में तो कुछ है ही नहीं, तो ऑप्शन भी बहुत इजी है, ई होगा, मतलब इजी है मतलब। नेक्स्ट, दवाई का नाम लग रहे हैं, मतलब आपको केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है। क्या क्या है देखते हैं। एंटीसेप्टिक, हाँ ये पता होना चाहिए, फ्यूरासिन एंटीसेप्टिक होता है, याद रखना। बी का होगा 1, और डिसइंफेक्टेंट होता है सल्फर डाइऑक्साइड, सी का 2। चलो देखते हैं ऑप्शन, सी का 2 एक ही ऑप्शन में, फर्स्ट, ऐसे ही खत्म हो गया। इसमें बस जिसको ये पता होता, चाहे पता होता कि सल्फर डाइऑक्साइड एक डिसइंफेक्टेंट होता है, ऐसे ही खत्म कर दिया है ना। बाकी देख लो, A का 3 नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन होता है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है क्लोरामफेनिकोल। ठीक है, मेनली था ये, तो याद रखिएगा कि फ्यूरासिन एक एंटीसेप्टिक होता है और सल्फर डाइऑक्साइड डिसइंफेक्टेंट, ये तो बहुत फेमस है, इनको जरूर याद रखना था। तो बाकी ऑप्शन तो ऐसे ही हो जाते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ से देख रहे हो, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर ही आए हैं, मतलब आपको पढ़ना है, इस चैप्टर को 2-3 बार जरूर पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो याद हो ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड्स फॉर्म्ड विद 2 अमीनो एसिड A and B। रिपीटेशन होगा ऑब्वियस, कुछ लिखा तो है नहीं, 4 हो जाएगा आंसर। देखो कैसे, सारा ए साइक्लिक है, रिंग बना देना, समझना, रिंग बना दो, आप सर्किल बना सकते हो चाहो तो। बी बी बी, एक बार A को B से रिप्लेस कर दो और एक बार B को A से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो 4 होगा, ध्यान रखिएगा। अभी तो चेन बनाया है, आपको जोड़ देना है तो साइक्लिक बन जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, कंपाउंड दैट विल गिव पॉजिटिवली लैसेग्ने टेस्ट। तो एक चीज याद रखिएगा, लैसेग्ने टेस्ट के लिए कार्बन जरूर होना चाहिए, कार्बन।
लैसेग्ने टेस्ट के लिए कंपाउंड में कार्बन जरूर चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में, एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है। तो देखते हैं, गलत, सही, खत्म हो गया, सेकंड होगा। इसमें भी कार्बन नहीं है, इसमें भी कार्बन नहीं है। याद रखिएगा, ये सब छोटा छोटा पॉइंट जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं, इसलिए एनसीईआरटी से पढ़ना है। क्लास 11th के जनरल ऑर्गेनिक चैप्टर में जो क्वालिटेटिव एस्टिमेशन है एलिमेंट्स का, उसमें दिया हुआ है लैसेग्ने टेस्ट के लिए कार्बन जरूर होना चाहिए, है जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं उसमें कार्बन जरूर दिया होना चाहिए। ठीक है ना, तो एक ही ऑप्शन में कार्बन था, बाकी तीनों ऑप्शन में कार्बन था ही नहीं, तो आंसर 2 होगा। चलिए अब इंटीरियर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ml ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ pH 12। बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो pH 12 दिया है, तो पहले pOH निकाल देंगे। ठीक है, pOH हो जाएगा 14 - 12 विच इज इक्वल टू 2। और याद रखिएगा OH माइनस होता है 10 का पावर माइनस pOH विच इज इक्वल टू 10 का पावर माइनस 2 मोलर। ठीक है, क्या पूछ रहा है? अच्छा, मिलीमोल्स पूछ रहा है, मिलीमोल्स। तो याद रखिएगा मिलीमोल्स को मोलारिटी को वॉल्यूम इन ml से मल्टीप्लाई करना है, लीटर में कन्वर्ट नहीं करना। तो मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस इक्वल टू, कंसंट्रेशन मिल गया है 10 का पावर माइनस 2, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 मिलीमोल आ गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH माइनस, सॉरी OH माइनस का 1 मिलीमोल आया। आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिलीमोल पूछ रहा है, तो ये तो आपको पता है। कंप्लीट डिसोसिएशन है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस लेके चलना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसे ब्रेक करता है, तो अगर OH माइनस का 1 मिलीमोल है तो मोल कॉन्सेप्ट से इसका हाफ होगा। हाफ का मतलब हाफ मिलीमोल मतलब 0.5, x इंटू 10 का पावर माइनस 1, तो इनकी 5 हो जाएगा। 0.5 मिलीमोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 100 ml सॉल्यूशन में pH होगा 12, pOH होगा 2। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। मतलब बहुत लोग आयनिक को इग्नोर करते हैं, लेकिन आयनिक एटलीस्ट बेसिक क्वेश्चन भी किए रहोगे ना, तो आपको बहुत बार डायरेक्ट इजी क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है आयनिक का। बस pH से pOH निकाल लो, OH से OH, pOH से OH माइनस का कंसंट्रेशन निकाल लो, वॉल्यूम इन ml दिया है, मिलीमोल्स मिल जाएगा OH माइनस का, मिलीमोल मिल गया OH माइनस का, तो मिलीमोल मिल गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इजी क्वेश्चन था, इजी है। और दिया है कंप्लीट डिसोसिएशन, मतलब मानना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस था। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? The number of molecules or ions from the following which do not have odd electron, odd number of electron। भाई काउंट करना है, ये तो आना चाहिए, इवन है इलेक्ट्रॉन है कि ऑड, बताओ। NO 15 इलेक्ट्रॉन, NO2 प्लस 16 27 22 हो जाएगा। ClO2 17, एटॉमिक नंबर 17 16 33। BRF 35 27 62। ICl4 माइनस, आयोडीन का एटॉमिक नंबर 127 होता है, प्लस 7 इंटू 4 प्लस 1, तो 128 प्लस 28 156। NO2 हो जाए, क्या हो जाएगा 8 to 16 23। तो क्या पूछ रहा है? डू नॉट हैव, तो डू नॉट हैव कौन कौन? इवन इवन इवन, 3 इवन है। सबसे इजी क्वेश्चन कहेंगे पूरे पेपर का। भाई ऑड इवन तो काउंट नंबर 3 4 में बच्चों को पता होता है, अकाउंट तो कर ही लोग, एटॉमिक नंबर पता है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। ऑड कौन सा है, इवन कौन सा है, ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये तो, सबसे इजी क्वेश्चन था पूरे पेपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन अप्रोच इक्विलिब्रियम एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अच्छा यहाँ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो Kc हो जाएगा, याद रखना होता है Kf/Kb। सॉल्व कर दो, 10 का पावर 3 अपॉन 10 का पावर 2 विच इज इक्वल टू 10। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 मिल गया। यहाँ ln 10 दिया है, यानी कि हम यूज करेंगे डेल्टा G नॉट पूछ रहा है, माइनस RT ln K। R है 8.3, T ले लो 300, ln K है 2.3, माइनस मतलब मैग्नीट्यूड पूछ रहा होगा ऑब्वियस है।
किलो जूल में है तो इंटू 10⁻³ कर दो, किलो जूल में पूछा है तो क्या हो जाएगा 0.3, 300 इंटू 10⁻³ 0.69, 8.3, 0.69, ये अप्रोक्सीमेटली 5.7 किलो जूल हो जाएगा। और नियरेस्ट इंटीजर बोल रहा है ना शायद, नियरेस्ट इंटीजर होगा, फिर आंसर 6 होगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर -5.7 समथिंग हो, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था ये, बस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है के रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उससे मिल गया 10, और डेल्टा जी नॉट होता है -RT ln K, और आपको ln 10 दिया हुआ है तो वैल्यू पुट कर दो, किलो जूल में पूछा है तो फिर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि ऐसे तो जूल में आता, सॉल्व कर लोगे 8.3 इंटू 0.7 के आसपास तो -5.7 हो जाएगा। मेरे अनुसार नियरेस्ट इंटीजर होगा, सब में इंटीजर ही पूछता है तो आंसर 6 होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड पूछा होगा, वैसे साइन है, इज माइनस है, माइनस मतलब 6 ही होगा नियरेस्ट इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, solid lead nitrate is dissolved in 1 liter of water. The solution was found to boil at 100.15 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले डेल्टा टीबी दिया है 0.15, और आपको पता है डेल्टा टीबी होता है I इंटू KB इंटू M। आई इसलिए क्योंकि सोडियम नाइट्रेट सॉलिड लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट है मतलब आपको PbNO3 होल ट्वाइस ब्रेक करेगा, आपको पता है कैसे, Pb2 प्लस 2NO3 माइनस I3 हो जाएगा 0.15, 3 KB क्या है 0.5 इंटू M 0.1 हो जाएगा, तो मोलैलिटी 0.1 हो गया, ठीक है। 1 लीटर ऑफ वाटर मोलैलिटी 0.1 है, तो ठीक है ना, वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो उसको केजी में कन्वर्ट कर दोगे तो लेड नाइट्रेट का मोल्स 0.1 आ गया। 1.2 मोल ऑफ NaCl इज एडेड टू द रिलेटिंग सॉल्यूशन, मतलब लेड नाइट्रेट NaCl के साथ प्रेसिपिटेट बनाता है, ये आपको रिएक्ट करवाना पड़ेगा, तो ध्यान रख लो। अभी हम लेड नाइट्रेट का 0.1 मोल कैलकुलेट कर चुके हैं, ये आप देख सकते हो, डेल्टा टीबी इक्वल टू आई KB इंटू एम, और आई है 3, लेड नाइट्रेट Pb2 प्लस 2NO3 माइनस ब्रेक होता है तो 1 और 2 3 पार्टिकल, तो हमको इसका मोल्स मिल गया है, मोल्स मिल गया है। तो अब हम लेड नाइट्रेट को NaCl से रिएक्ट करवाएंगे, तो हमको पता है मिलता है PbCl2, ये प्रेसिपिटेट होता है, और 2NO3, इसका 0.1 मोल मिला था, इसका 0.2 मोल मिला, देख सकते हो कंप्लीट रिएक्ट कर जाएगा, दोनों का 1 मोल 2 मोल से, तो 0.1 0.2 से, तो ये कुछ भी नहीं बचेगा, ये कुछ भी नहीं बचेगा, ये होगा 0.1, ये होगा 0.2, दैट इज सॉल्यूशन फॉर, मतलब आपको डेल्टा TF दिया है, डेल्टा TF दिया है तो डेल्टा TF 0.8 हो जाएगा, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbCl2, तो पहले आपको S निकालना पड़ेगा PbCl2 का, तो ध्यान रखना आपको NaNO3 का मोल्स 0.2 आया है, तो मोल्स 0.2 आया है मतलब पार्टिकल्स निकाल लोगे, वही सॉल्यूशन 1 लीटर ही है, क्या है 1 लीटर है, तो देखो आप डेल्टा TF होगा, इसके तरफ से देखो सोडियम नाइट्रेट का वांटो फैक्टर 2 हो जाएगा, Na प्लस NO3 माइनस, तो I KF कितना दिया है, KF दिया है 1.8, और इसका कितना 0.2 मोल है ना 1 लीटर वाटर, 0.2 प्लस PbCl2 देखो प्रेसिपिटेट है तो कंप्लीटली ब्रेक करेगा नहीं, तो हम मान लेते हैं उसका S मोलैरिटी, मतलब S है, सॉल्युबिलिटी S है, वही ब्रेक कर रहा है, और I इसका क्या हो जाएगा Pb2 प्लस 2Cl माइनस, तो 3, और ये कंप्लीटली ब्रेक नहीं करेगा, सॉल्युबिलिटी हमको नहीं पता, PbCl2 प्रेसिपिटेट है तो वाटर में सॉल्युबिलिटी नहीं पता, सॉल्युबिलिटी S मान लेते हैं, 3 इंटू S इंटू 1.8, यही ट्रिक था इसमें। PbCl2 प्रेसिपिटेट है तो हम 0.1 नहीं ले सकते, हमको देखना पड़ेगा कितना सॉल्युबल होता है वाटर में, सॉल्युबिलिटी को S मान लिए वो कैलकुलेट कर लेंगे, डेल्टा TF 0.8 हो जाएगा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, सॉल्व करो, 2 to the 4 ये हो जाएगा 0.72 प्लस 5.4 इंटू S 0.08
इक्वल टू 5.4s, एस हो जाएगा 0.08 अपॉन 5.4, है ना, तो 8/540, एस हो जाएगा 8/540 मोल्स पर लीटर, है ना। तो उसको सॉल्व कर लो, 4/, अगर 2 से करोगे या 4 से कर दो, 2/135 हो जाएगा, 2/135, ठीक है ना। तो सॉल्बिलिटी मिल गया आपको मोल्स पर लीटर में। और केएसपी होता है PbCl2 का, देखो PbCl2 ब्रेक करेगा आपको Pb2 प्लस और 2Cl माइनस में, सॉल्बिलिटी S मान लो तो S 0 0 कंप्लीटली ब्रेक किया तो S और 2S, तो KSP हो जाएगा S इंटू 2S का स्क्वायर, तो KSP हो जाएगा S इंटू 2S का स्क्वायर यानी कि 4S क्यूब, और इसको पुट कर दो तो 4 इंटू 2/135 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 13 इंटू, आप सॉल्व कीजिएगा, नियरेस्ट इंटीजर बोल रहा है, तो 13 इंटू 10 का पावर -6 होगा। क्या होगा 13 इंटू 10 का पावर -6, यही KSP है। KSP पूछता है ना सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, तो 13 इंटू 10 का पावर -6, तो इसको सॉल्व कर लेना। KSP आपको पता है 4S क्यूब होता है, तो 13 इंटू 10 का पावर -6 होगा। अब इसको सॉल्व कर लिया, तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम डिफिकल्ट बोलेंगे, इसको एक्चुअली में हम डिफिकल्ट बोलेंगे। सबसे अच्छा क्वेश्चन था पूरा पेपर का। तो कैसे कैसे क्या करना था, पहले लेड नाइट्रेट को डिसॉल्व किए वाटर में, तो डेल्टा TB दिया है, लेड नाइट्रेट का वॉन्टो फैक्टर 3 होगा, I3 हो गया, KB दिया है, उससे मोलैलिटी 0.1 आ गया, 1 लीटर वाटर है तो उसको 1 kg वाटर मान लो, कोई डेंसिटी वाटर का 1 ग्राम पर ml होता है, तो लेड नाइट्रेट का मोल्स 0.1 आ गया। अब उस लेड नाइट्रेट के मोल्स को एक ऐसे उसी सॉल्यूशन में डालेंगे जिसमें 0.2 मोल NaCl भी है, तो रिएक्ट करके PbCl2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट और 2 मोल सोडियम नाइट्रेट देगा, और ये कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे। तो सोडियम नाइट्रेट तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसका जब वॉन्टो फैक्टर देखेंगे तो 2 ले लेंगे और मोलारिटी 0.2 हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर वाटर है। लेकिन PbCl2 वाटर में प्रेसिपिटेट करता है, तो हमको सॉल्बिलिटी चाहिए उसके लिए, उसका डायरेक्ट मोल्स हम यूज नहीं कर सकते, वो प्रेसिपिटेट करता है। तो सॉल्बिलिटी हमने S मान लिया, वॉन्टो फैक्टर 3 है और KF दिया हुआ है, तो उससे हमने पहले सॉल्बिलिटी निकाल लिया। सॉल्बिलिटी क्या निकला 2/135, फिर PbCl2 को ब्रेक कर दिया Pb2 प्लस 2Cl माइनस में, तो S 0 0 कंप्लीटली ब्रेक, S2S, तो KSP आ गया 4S क्यूब, और हमने वैल्यू पुट कर दिया सॉल्बिलिटी का, जो कि आया 13 इंटू 10 का पावर -6। तो ये पेपर का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था, और ध्यान रखिएगा ये जो इंटीरियर टाइप क्वेश्चन है JEE एडवांस्ड में भी आ सकता है, तो प्लीज ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क कर सकते हो, ये मेन से फिर से रिपीट कर सकता है और एडवांस में भी आ सकता है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस पेपर का, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर डिकम्पोजेज एट 2300 केल्विन, ठीक है दिया हुआ है, द परसेंटेज ऑफ वाटर डिकम्पोजिंग एट, चलो सिंपल क्वेश्चन देख लो, थोड़ा कैलकुलेशन होगा। H2O गैस प्लस हाफ O2 गैस, देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज डिकम्पोजिशन की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है, तो इनिशियल मोल्स 1 मान लेते हैं, 1 0 0, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा बाई 2, ठीक है, ये हो गया। अच्छा एक चीज, अब इनका मोल फ्रैक्शन निकाल दो, तो उसे कोई टोटल प्रेशर दिया है 1 बार, तो उसे इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर भी आ जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा इसका देख लो, 1 माइनस अल्फा प्लस, सॉल्व कर लो, 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा बाई 2, 1 प्लस अल्फा बाई 2, और ध्यान रखना ये इस चीज को कि अल्फा बहुत छोटा आएगा, तो इसको 1 प्लस अल्फा बाई 2 को 1 ही मान लेते हैं, और ये अप्रोक्सी इंटू, ये तो मोल फ्रैक्शन है, तो इसका मोल फ्रैक्शन अप्रोक्सीमेटली 1 माइनस अल्फा हो गया। थोड़ा कैलकुलेशन के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि नहीं तो फिर पूरा क्वाड्रेटिक क्यूबिक बन जाएगा, तो इसे थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। यहाँ भी देख लो, वैसे 1 माइनस अल्फा को 1 मान सकते हो, बाद में मानेंगे ही, है ना, क्योंकि नहीं तो फिर कैलकुलेशन क्यूबिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाएगा, वो बाद में। शुरू में ही मोल फ्रैक्शन 1, अगर शुरू में ही 1 माइनस अल्फा को 1 मान लेंगे तो इसी का मोल फ्रैक्शन 1 आ जाएगा, गड़बड़ है। यहाँ भी देख लो वही चीज होगा, अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा बाई 2 1 ही हो जाएगा,
तो इसका मोल फ्रैक्शन अल्फा है और इसका मोल फ्रैक्शन अल्फा बाई 2, तीनों का मोल फ्रैक्शन मिल गया। फिर से बोल रहे हैं 1 प्लस अल्फा बाई 2 को हमने 1 मान लिया क्योंकि अल्फा का वैल्यू अब देखो आगे बहुत छोटा आने वाला है और कैलकुलेशन थोड़ा आसान करना है, क्यूबिक इक्वेशन नहीं बनाना हमको केमिस्ट्री में, क्यूबिक इक्वेशन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अच्छा पढ़े हो स्टेट्स ऑफ मैटर में पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर 1 बार है तो जो आपको मोल फ्रैक्शन वही इनका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ही पार्शियल प्रेशर हो जाएगा क्योंकि टोटल प्रेशर 1 बार है। के दिया है 2 इंटू 10 का पावर -3, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है पुट कर दो अल्फा, वहां पे अल्फा इंटू अल्फा बाई 2 का पावर हाफ अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, मोल फ्रैक्शन 1 माइनस अल्फा है, यह है इक्वेशन। अच्छा फिर से देखो वही कहानी, कैलकुलेशन आसान करना है तो 1 माइनस अल्फा को 1 मान लेंगे, वहां इसलिए नहीं माने क्योंकि इसका ही मोल फ्रैक्शन 1 आ जाएगा तो बाकी का 0 0 लेना पड़ेगा ना। आप पढ़े हो कोई भी मिक्सचर में सम ऑफ मोल फ्रैक्शन हर सब्सटेंस का 1 होता है, तो इसी का मोल फ्रैक्शन अगर हम 1 मान लेंगे तो इनका तो 0 0 मानना पड़ता, तो जो कि लॉजिकल नहीं है, बाद में नेग्लेक्ट करेंगे हम, तो यहाँ नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो 2 इंटू 10 का पावर -3 इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा बाई 2 का पावर हाफ, है ना। इसको आप सॉल्व करो, इसको क्या करो क्यूबिक इक्वेशन स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो आप, तो 4 इंटू 10 का पावर -6 इक्वल टू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा बाई 2, स्क्वायर रूट कर दिए जो कि पावर हाफ था ना, तो उसको पावर हाफ हटाने के दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, तो स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 10 का पावर -6 हो जाएगा, बाई 2 आ गया, तो यहां से आ जाएगा अल्फा क्यूब इक्वल टू 8 इंटू 10 का पावर -6, क्यूबिक रूट ले लो, अल्फा आ जाएगा 2 इंटू 10 का पावर -2, ये है अल्फा। तो आप देख सकते हो अब पूछ क्या रहा है, परसेंटेज तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 आ जाएगा आंसर। तो देख सकते थे क्वेश्चन बहुत इजी था लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करना पड़ा। फिर से बोल रहे हैं अगर हम यहाँ मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन नहीं करते आपको क्वाड्रेटिक क्यूबिक बन जाता, क्यूबिक आपसे सॉल्व नहीं होता। तो अगर आपको अप्रोक्सीमेशन करने नहीं आता था तो ये क्वेश्चन आप इंटीरियर टाइप में है तो ऑप्शन होते आप उसको छोड़ सकते थे, समझ गए। डिफिकल्ट क्वेश्चन था, अगर आपको अप्रोक्सीमेशन करने नहीं आता, अप्रोक्सीमेशन करने आता है तो ये इजी क्वेश्चन था। तो फिर से देखो आप पूछ सकते हो कि सर हम आपने यहाँ 1 माइनस अल्फा को 1 मान लिया, यहाँ क्यों नहीं माना, क्योंकि यहाँ 1 मान लेते तो मोल फ्रैक्शन सबका 1 होता है, तो इसी का 1 मान लोगे तो इसका 0 0 होना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं है। जब मोल फ्रैक्शन का 0 0 होगा तो केपी कैसे निकालोगे, ठीक है ना, इसीलिए हमने यहाँ 1 माइनस अल्फा को 1 नहीं किया, ठीक है। तो इसको भी हम मॉडरेट क्वेश्चन कहेंगे। मॉडरेट इसलिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ऐसा नहीं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, कैलकुलेशन टफ था, इसका थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन करना था, तो थोड़ा सा अगर आप इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए रहते तो आपको आइडिया लगता क्या करने वाला है। अगर आप इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हो तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन लगेगा, तो इंटीरियर टाइप में आप इसको इग्नोर कर सकते थे, लेकिन गुड क्वेश्चन था। तो वही है क्योंकि परसेंटेज निकालना था इसलिए हम इनिशियल मोल्स 1 मान लिए। फिर से देखो आप सोच सकते हो कि सर आपने इनिशियल 1 क्यों माना, जब भी परसेंटेज अल्फा निकालना रहेगा और इनिशियल मोल्स नहीं दिया रहे तो 1 मान सकते हो, उससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। और टोटल प्रेशर भी 1 बार है, 1 बार, तो जो मोल फ्रैक्शन था वही आपको पार्शियल प्रेशर हो गया, क्योंकि आप पढ़े हो पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर 1 बार है तो पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के इक्वल आ गया, इसीलिए जो मोल फ्रैक्शन है उसी को हमने पार्शियल प्रेशर मान के निकाल लिया, ठीक है। गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट में पूछ रहा है फॉलोइंग फिगर शोज डिपेंडेंस, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो पहला क्या है, लैम्डा नॉट एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रापोलेशन से नहीं होगा भाई, एजिम्टोट बनने वाला है तो मैच ही नहीं करेगा, वाई एक्सिस को ये कट ही नहीं करने वाला, तो एजिम्टोट बनने वाला है तो नहीं एक्सट्रापोलेशन से मिलेगा, गलत। तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी इनकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लैम्डा नॉट एम वर्सेस लैम्डा एम वर्सेस रूट सी ग्राफ आप पढ़े हो, लेवी-हैकेल्स रूल माइनस ए रूट सी, ए कांस्टेंट होता है तो क्या बोल रहा है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, सही है। तो इंटरसेप्ट लैम्डा नॉट एम है, बिल्कुल सही है, बी सही है, ये गलत है, ये सही है। सी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अप्रोचेस 0, भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसका अल्फा नियरली 1 है, 0 नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा 1 होता है, 0 नहीं होगा, ठीक है। डी ऑप्शन देखें, डी ऑप्शन देखते हैं क्या है,
लैम्डा नॉट एम फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट ए और बी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग लैम्डा नॉट, बिल्कुल सही है, ये कोलराउच रूल है। कोलराउच रूल में पढ़े थे कि चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, आप अगर लैम्डा नॉट इंडिविजुअल एलिमेंट्स का पता है तो पूरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट है पूरे कंपाउंड का आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये भी सही है। तो क्या 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 पूछा, गलत कौन कौन था? गलत था सी, गलत था ए, तो 2 इनकरेक्ट है। इसको हम कहेंगे मॉडरेट क्वेश्चन है। मॉडरेट वैसे तो इजी बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो मॉडरेट क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लोग थ्योरी पढ़ते नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लोग न्यूमेरिकल ही सॉल्व करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है। तो अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े होते और डेबाई हकेल रूल, कोलराउच लॉ आपको पता होता तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर सर्टेन केमिकल रिएक्शन एक्स गोज टू वाई, द रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम सही है। द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। रेट वर्सेस, अच्छा 1 में लीनियर दे रहा है, तो लीनियर का मतलब है ये ऑर्डर 1 हो जाएगा। लीनियर होता पड़े ना, आर इक्वल टू के इंटू एक्स, लीनियर है रेट तो फर्स्ट ऑर्डर। यहां कांस्टेंट है तो ये ऑर्डर 0 हो जाएगा। पढ़े हो 0 ऑर्डर के लिए आर इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो ये 0 ऑर्डर है। इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, मे बी 0 से 1 के बीच होगा, है ना, 0 से 1 के बीच हो, हम कुछ बोल नहीं सकते। चलो बढ़ते हैं आगे। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 1, बिल्कुल गलत। 1 भी है, 0 भी है, बीच में भी है, गलत है। ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बिल्कुल सही है भाई, डिफरेंट स्टेप्स में डिफरेंट ऑर्डर है, तो इसका डिटरमाइन हम नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ करेक्ट है तो ये करेक्ट है सी। रीजन 1 एंड 3 हाँ लिख दिए हैं, फर्स्ट लिखी दी है आपको, फर्स्ट ऑर्डर 0 ऑर्डर लिखी दिए हैं, तो सही है। थर्ड भी सही है, सी भी सही है। इन रीजन 2 द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, बिल्कुल गलत है। भाई एजिम्प्टोटिक है ना, तो कैसे बता सकते हैं कौन सा ऑर्डर है, गलत है। इन रीजन 2 द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन द रेंज 0.1 to 0.9 नहीं भाई, 0 से 1 के बीच होगा। 0.1 to 0.9 नहीं बोल सकते, 0 से 1 के बीच है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो 2 सही है, सिर्फ 2 सही है, बी और सी। तो फिर से देख लो, लीनियर है तो फर्स्ट ऑर्डर, कांस्टेंट है तो 0 ऑर्डर, ऐसे एजिम्प्टोटिक है तो ऑर्डर 0 से 1 के बीच होगा। बिना डेटा के हम नंबर बता नहीं सकते। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। इस तरह क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री पढ़े हो तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में भी था, तो जो बच्चे सरफेस केमिस्ट्री पढ़े हो उनको इस क्वेश्चन करने में मदद मिला होगा। नेक्स्ट क्या है? सम ऑफ ब्रिजिंग कार्बोनिल्स इन WCO, स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं इनका। जैसे WCO6 तो ऑक्टाहेड्रल है, कुछ है ही नहीं, ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल है, कोई ब्रिजिंग नहीं है। ब्रिजिंग समझते हो आप, दो मेटल को जोड़ रहा है, कोई ब्रिजिंग नहीं है। Mn2CO होल्टेन, वैसे अब स्ट्रक्चर से देख लो, कोई ब्रिजिंग इसमें भी नहीं आएगा। 4 एक और 5 बनाए थे, चलो, है ना, CO 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 CO, इसमें कोई ब्रिज नहीं है, दोनों मेटल तो डायरेक्टली जुड़े हैं ना, ब्रिज कहाँ है इसमें? तो 0 + 0 = 0। ये एनसीईआरटी में कोऑर्डिनेशन से डायरेक्ट है। स्ट्रक्चर आप देखोगे मेटल कार्बोनिल्स टॉपिक में इनका स्ट्रक्चर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो ये इजी क्वेश्चन भाई, कोऑर्डिनेशन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वो तो पता होना चाहिए। और स्ट्रक्चर डायरेक्ट एनसीईआरटी से कुछ सोचना ही नहीं है, तो इजी क्वेश्चन है। और आंसर 0 होगा, क्योंकि 2 मेटल को कोई लाइगेंड अटैच नहीं किया हुआ है। ब्रिज का मतलब होता कि दोनों मेटल को कोई CO लाइगेंड आपस में जोड़ता, तो इसमें तो एक ही मेटल है तो ब्रिज हो ही नहीं सकता। इसमें 2 मेटल है लेकिन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो ब्रिज का पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो आंसर होगा 0। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉलोइंग क्रोमेटोग्राम वाज डेवलप्ड बाय एडजॉर्प्शन ऑफ अ कंपाउंड A ऑन 6 ग्राम TLC प्लेट, सही है। रिटार्डेशन फैक्टर, तो याद रखना रिटार्डेशन फैक्टर RF होता है। रिटार्डेशन फैक्टर जो RF होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपाउंड अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट होता है, ये याद रखना फॉर्मूला। रिटार्डेशन फैक्टर होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपाउंड अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। अब चेक करो,
ये होता है स्टार्टिंग लाइन, ध्यान रखना ये होता है स्टार्टिंग लाइन। तो कंपाउंड कितना ट्रेवल किया, यहां 3.5 है, 0.5 हटा दो तो 3 सेंटीमीटर। याद रखना ये स्टार्टिंग लाइन होता है, यहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट नहीं होता, तो आपको रेफरेंस लिख दिया हुआ है। तो ये स्टार्टिंग लाइन है, स्टार्टिंग लाइन से 3 सेंटीमीटर चला। और सॉल्वेंट कितना चला, सॉल्वेंट यहां तक चला है, 0.5 घटा दो, टोटल कितना था 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर प्लेट है, उसमें से 0.5 इधर हटाओ, 0.5 इधर हटाओ, तो कितना 5, तो 3/5 तो हो जाएगा 6 इंटू 10 का पावर -1, आंसर हो जाएगा 6। बहुत इजी क्वेश्चन था और हम इसको सबसे इजी बोल सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं बोले क्योंकि बहुत लोग ये टॉपिक पढ़ते ही नहीं है। लेकिन एक तरह से ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। अगर आप एनसीईआरटी में जीओसी टॉपिक में जो दिया हुआ है क्रोमेटोग्राफी ये सब पढ़े होगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं था। तो याद रखना आरएफ जो कि रिटार्डेशन फैक्टर होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कंपाउंड अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सॉल्वेंट, और ये होता है स्टार्टिंग लाइन। ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन टेक्स इतना हाइड्रोजन गैस। तो याद रखना हाइड्रोकार्बन है, इनकी कार्बन हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कर रहा है मतलब उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, मतलब मल्टीपल बॉन्ड होगा, इनकी पाई बॉन्ड होगा। चलो फिर देख रहे हैं, एसटीपी कंडीशन दिया है आपको, कंडीशन एसटीपी का है। ओजोनलिसिस ऑफ सेम हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ओजोनलिसिस पे पढ़े, ओजोनलिसिस बहुत फेमस रिएक्शन होता है। The number of double bond present in hydrocarbon, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, आपको पता है एक चीज याद रखिएगा, 1 मोल डबल बॉन्ड 1 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, याद रखना। 1 मोल डबल बॉन्ड 1 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके कैटलिस्ट के प्रेजेंस में निकल मान लो, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बन जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, 1 मोल डबल बॉन्ड 1 मोल हाइड्रोजन। तो हम रेशियो ले लेंगे, हम रेशियो किसका लेंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ कंपाउंड, उससे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मिल जाएगा। तो देख लो, याद रखना फॉर्मूला, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इक्वल टू मोल्स ऑफ H2 अपॉन मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसको हम CxHy मानते हैं, वैसे दिया है C10H16 हाइड्रोकार्बन। चलो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं, तो एसटीपी है तो 8.4 अपॉन 22,400, 22.4 लीटर में होता है, तो ml में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 22,400 ml अपॉन 17 मिलीग्राम है। चलो बढ़िया है, मिलीग्राम है अपॉन C10H16, तो कितना हो जाएगा 12 10 जा 120 और 60 136। इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दो, इसमें कन्वर्ट कर दो मिलीग्राम में, तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि उधर मिलीग्राम था। चलो देखते हैं फिर कितना टाइम्स हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 बाई, कैंसिल कर दो, 1 बाई हो जाएगा आपको 84 है, सोल्व कीजिए, 88.4 ml है, ठीक है, इसको आप सोल्व कीजिए 1 मिनट। तो 8.4 अपॉन 22,400 इंटू नीचे 17 ऊपर 136,000, ये हटा दो, 1 जीरो हट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 28 3 जा 28 8 जा 17 8 जा 136, 3 हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा। देखने से कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन कैलकुलेशन करने पे आराम से कट गया। तो कितने डबल बॉन्ड आ गए, 3। यहाँ ओजोनलिसिस क्यों किया था हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको तो जो तो पढ़ा नहीं। तो डायरेक्ट याद रखिएगा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, क्योंकि 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल डबल बॉन्ड को हटा सकता है, ठीक है। तो एक तरह से हम इसको मॉडरेट क्वेश्चन बोलेंगे,
है ना, हमको ओजोनलिसिस से कुछ जरूरत नहीं पड़ा, हम बेसिक कॉन्सेप्ट से कर लिए कि 1 मोल डबल बॉन्ड को 1 मोल हाइड्रोजन हटा सकता है, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो सकता है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। चलिए, तो 29 जनवरी के शिफ्ट 1 का भी पेपर खत्म हो गया। आप देख सकते थे कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, इसीलिए 99 परसेंटाइल अबाउट 65 के अबाउट गया है ना। इसका मतलब यही है कि अगर आप एनसीईआरटी ढंग से पढ़िएगा तो जेईई मेंस केमिस्ट्री सेक्शन का बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। तो हम सबको यही बोलेंगे, एनसीईआरटी को इग्नोर मत कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम 29 जनवरी के शिफ्ट 2 के वीडियो के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।